नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। पॉलिटी के एमसीक्यू सीरीज में ये 33वां वीडियो लेक्चर और इसमें भी हमने भारतीय संसद से संबंधित प्रश्नों को शामिल किया है। संसद से संबंधित ये 6वां वीडियो होगा और ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है सीजीपीएससी प्रीलिम्स के एग्ज़ाम को लेकर के, जो अभी होने वाला है फरवरी में। तो हम संसद से बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं उसको इसमें शामिल करेंगे। कोशिश रहेगी सारे वैरायटी के प्रश्न इसमें शामिल हो जाए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर साझा करिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि हो सकता है एक दो प्रश्न उनके बन जाएं इसमें। चूँकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी पिछले साल विभिन्न एग्जाम में या विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न इसमें समाहित किए गए हैं। फिर भी हो सकता है कि कहीं दिमाग में क्लिक कर जाए और कुछ 15-16 मिनट का वीडियो बनता है, तो आप जरूर साझा करें। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित में किनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार होता है? तो सबसे पहली बात, लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में निर्वाचन का अधिकार किसको होता है, उससे पहले हम इसके विकल्पों को पढ़ते हैं। संसद के निम्न सदन में निर्वाचित सदस्यों को, संसद के उच्च सदन में निर्वाचित सदस्यों को, राज्य विधान मंडल के उच्च सदन में निर्वाचित सदस्यों को और राज्य विधान मंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को। संसद के निम्न सदन के कहने का मतलब क्या है? लोकसभा। संसद के उच्च सदन का मतलब है राज्यसभा। और राज्य विधान मंडल में उच्च सदन का मतलब क्या हो जाएगा? विधान परिषद। और संसद राज्य में राज्य में उच्च सदन का मतलब विधान परिषद और राज्य में निम्न सदन का मतलब हो जाएगा विधान सभा। तो इनमें से कौन से ऐसे सदस्य होंगे जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भी इसमें से कौन से ऐसे सदस्य होंगे जो लोकसभा के निर्वाचन में भी अपना मतदान करेंगे और राज्यसभा के निर्वाचन में? तो राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वो होता है विधानसभा के सदस्यों के द्वारा। तो विधानसभा के सदस्यों का मतलब ये है कि विधानमंडल का, राज्य विधानमंडल का निम्न सदन। तो जो भी उस राज्य विधानमंडल के निम्न सदन का सदस्य हो गया, यानी विधानसभा का सदस्य होगा, वो राज्यसभा में मतदान करने के योग्य होगा। राज्यसभा में मतदान करने के योग्य का मतलब यह है कि राज्यसभा के सदस्यों पर जब मतदान होगी कि किस सदस्य को राज्यसभा में भेजा जाए, किसको नहीं भेजा जाए, तो सदस्यों को चुनने का काम करेगी कौन? राज्य विधानमंडल की निम्न सदन यानी विधानसभा। और लोकसभा में वो अपने क्षेत्र में तो मतदान कर ही सकता है, उसका नाम वोटर लिस्ट में जिस क्षेत्र में रहता है उस क्षेत्र में तो अपने प्रतिनिधि को मतदान कर ही सकता है। हो सकता है कि वो खुद भी प्रतिनिधि बन सकता है। तो ऐसी स्थिति में इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि जो निम्न सदन का सदस्य होगा विधानसभा का, वो राज्यसभा के सदस्यों को भी चुनेगा और लोकसभा में अपने प्रतिनिधि का भी चुनाव करेगा, लोकसभा के लिए अपने प्रतिनिधियों का। तो इस तरह से डी आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। निम्न कथनों में से कौन सा एक सही है? केवल राज्यसभा न कि लोकसभा में मनोनीत सदस्य हो सकते हैं। राज्यसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने का संविधान का प्रावधान है। किसी मनोनीत सदस्य के मंत्री पद के लिए नियुक्ति पर संविधानीय वर्जना है। मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव में मत दे सकता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, मनोनीत सदस्य की वर्जना के बारे में। तो इस पे बात करूं मैं, अगर मनोनीत सदस्य के मंत्री पद के लिए नियुक्ति पर संवैधानिक वर्जना है का मतलब ये है, इसको अगर सामान्य भाषा में मैं बोलूं कि जो भी मनोनीत सदस्य होगा राज्यसभा में या लोकसभा में, तो वो व्यक्ति मंत्री नहीं बन सकता। ऐसा क्या हमारे संविधान में लिखा गया है? तो ऐसा नहीं लिखा गया है। तो ये जो चीज है वो गलत हो जाएगा। कोई संवैधानिक वर्जना नहीं है, मतलब वो मंत्री बन सकता है कोई मनोनीत सदस्य भी। और दूसरी बात, अगर हम पहले सेंटेंस पे बात करें, राज्यसभा में न कि लोकसभा में मनोनीत सदस्य हो सकते हैं, ये भी बात सही है। पहले लोकसभा में भी मनोनीत सदस्य होते थे, 2 मनोनीत सदस्य होते थे जो एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व करते थे, लेकिन इसको समाप्त कर दिया गया 2019 में एक संविधान संशोधन के द्वारा। तो अब लोकसभा में कोई मनोनीत सदस्य नहीं होगा, केवल राज्यसभा में 12 मनोनीत सदस्य होंगे। चूंकि ये क्वेश्चन पुराना है इसलिए इसमें 2 ऑप्शन सही हैं, यानी
केवल राज्यसभा में न कि लोकसभा में मनोनीत सदस्य हो सकते हैं। यानी जिस समय ये प्रश्न पूछा गया था उस समय लोकसभा में भी मनोनीत सदस्य होते थे, तो उस स्थिति में ये सेंटेंस तो गलत हो जाता। लेकिन अब आपको ध्यान रखना है कि लोकसभा में मनोनीत सदस्य नहीं हो सकते। एक करंट अपडेट है, तो हो सकता है कि इससे संबंधित प्रश्न पूछ ही लिया जाए आपसे एग्जाम में। ऑप्शन बी की बात करें, राज्यसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने का संविधान में प्रावधान है, तो ये प्रावधान लोकसभा के लिए था जो कि अब समाप्त कर दिया गया। तो ये भी सेंटेंस गलत हो जाएगा, ये भी सेंटेंस गलत हो जाएगा। जब ये सवाल पूछा गया था उस स्थिति में, यानी 2019 से पहले की स्थिति की बात कर रहा हूं। अब तो ये आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को कहीं भी मनोनयन का प्रावधान हटा ही दिया गया, यानी कहीं पे भी वो मनोनीत नहीं हो सकते, या लोकसभा में या राज्यसभा में। राज्यसभा में तो पहले से भी नहीं थे, लेकिन लोकसभा में भी मनोनीत नहीं हो सकते। डी ऑप्शन की बात करूं, मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव में मत दे सकता है, तो आपको भली भांति याद हो चुका होगा ये चीज जब हमने राष्ट्रपति पढ़ा था कि कोई भी मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करता, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करता है। और एक मजेदार बात यहाँ पे ये भी है कि कोई भी मनोनीत सदस्य भले ही राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान न करे, लेकिन जब उसको हटाने की बात आएगी, महाभियोग की प्रक्रिया जब चालू होगी, तो मनोनीत सदस्य भी राष्ट्रपति के लिए यानी उसको हटाने के लिए मतदान कर सकता है। या तो हटाने के पक्ष में करे या तो ना हटाने के पक्ष में करे, वो उसकी मर्जी है। तो इस तरीके से इसका सी आंसर सही हो जाएगा। कब की स्थिति में? 2019 से पहले की स्थिति में। लेकिन अभी की स्थिति में बात करूं तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों सही हो जाएगा 2019 के बाद, और इससे प्रश्न बन ही सकते हैं, आपको एकदम ध्यान रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है राष्ट्रपति की इच्छा से, यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है किसी भी परिस्थिति में संबंधित राज्य की विधानसभा से पूछकर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी राज्यसभा जब समझे कि राष्ट्रीय हित में ऐसा कानून बनाने की शक्ति या किसी विषय पर कानून बनाने की शक्ति संसद को देना चाहिए, तब की स्थिति में संसद राज्य के विषय पर भी कानून बना सकती है। किसी भी परिस्थिति में नहीं बना सकती, यानी इस राज्य के विषय पे कानून, राज्य सूची के विषय पे। मैंने आपको 3 तरह की सूचियां बताई थी, आपको याद होगा। एक संघ सूची, राज्य सूची, और तीसरा बताया था मैंने समवर्ती सूची, और एक सूची की और बात की थी मैंने, वो था अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट सूची। तो इस तरीके से मैंने 4 तरह की सूचियां बनाई थी। 3 सूचियां तो मुख्य रूप से जानकारी में रहती है लोगों की, जैसे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, लेकिन अवशिष्ट सूची के बारे में लोगों को ध्यान नहीं रहता। तो अवशिष्ट सूची के बारे में भी कानून बनाने की शक्ति किसको है? भारतीय संसद को है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है तब। राज्यसभा कैसा संकल्प कैसे पारित कर सकती है? उसमें राज्यसभा में एक प्रस्ताव लाया जाएगा और जितने लोग उपस्थित हैं और जितने लोग मत दे रहे हैं उसके 2/3 से वो पास होना चाहिए। कुल कितनी संख्या इससे कोई मतलब नहीं है, जितने लोग उपस्थित हैं और जितने वोट कर रहे हैं उसके 2/3 से ये पास हो जाए कि इस विषय पर कानून अब भारतीय संसद बना सकती है, तो वो फिर भारतीय संसद के पास चला जाएगा कानून बनाने की शक्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसमें डिस्क्रिप्शन है, अनुच्छेद के बारे में लिखा गया है और भी अनुच्छेद के बारे में लिखा गया है। तो दूसरे अनुच्छेद की बात करें, पहले अनुच्छेद की तो मैंने अभी इस प्रश्न में चर्चा कर लिए हैं कि 249 के तहत राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित करे कि राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी विषय पर संसद द्वारा कानून बनाना आवश्यक है, तो संसद उस विषय पर कानून बना सकती है। इस विषय पर मैंने आपसे पहले बात कर लिया है। अब दूसरी परिस्थिति क्या हो सकती है उस पर भी बात कर लेते हैं। 249 आर्टिकल आपको याद रहना चाहिए क्योंकि जोड़ी मिलाने वाला प्रश्न दे सकता है। अब 250 के तहत अगर देखें, अनुच्छेद 250 के तहत अगर राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति हो या अनुच्छेद 252 के तहत 2 से अधिक राज्य संसद से अनुरोध करें कि आप हमारे लिए कानून बना दें, या 253 के तहत अंतरराष्ट्रीय समझौतों के अनुपालन की बात हो। यानी अंतरराष्ट्रीय समझौते के अनुपालन की बात कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए
कि जम्मू कश्मीर की सीमा अफगानिस्तान से भी लगती है और पाकिस्तान से भी लगती है, तब ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार कोई अंतर्राष्ट्रीय समझौता करती है कि हम इस क्षेत्र को पाकिस्तान को दे देते हैं, या फिर इस क्षेत्र में पाकिस्तान के जो कैंप होंगे वो लग सकेंगे, या फिर इस क्षेत्र से पाकिस्तान के कैंप हटाए जाने हैं। और वैसी स्थिति अगर बनती है, राज्य केंद्र सरकार का ही ऐसा निर्णय आता है या भारतीय संसद का ऐसा निर्णय होता है, तब की स्थिति में राज्य सरकार वहां पे कुछ भी नहीं कर सकती। और कौन से अनुच्छेद के तहत कुछ भी नहीं कर सकती? तो वो 252 के तहत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के अनुपालन के क्रम में राज्य सरकार के पास कोई शक्तियां नहीं है, यानी केंद्र सरकार अर्थात भारतीय संसद कानून बना सकती है राज्य सूची के विषय में हो, भले ही वो राज्य सूची का विषय पुलिस हो, प्रशासन हो, जो भी चीजें हो, लेकिन उस पर केंद्र सरकार यानी भारतीय संसद कानून बना सकती है। और कुछ अनुच्छेद देखें, अनुच्छेद 356 के अधीन राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की अवस्था में, और 357 के अधीन 356 के अधीन और 357 के अधीन विधायी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा राज्य सूची के विषय में कानून बनाया जा सकता है। तो हमने राज्य सूची पर कानून बनाने के विषय में संसद के अधिकार के बारे में हमने देखा कि 249, 250, 252, 253, 356 और 357 ये सारे आर्टिकल हैं जो कि भारतीय संसद को अधिकार देता है कि वो राज्य सूची के विषय में कानून बनाए। और 249 के तहत क्या है कि यदि राज्यसभा ऐसा चाहे या फिर प्रस्ताव पास करे, 250 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति हो, और 252 के तहत 2 से अधिक राज्य अनुरोध करे। सामान्यतः यही 3 जो बेसिक हैं, इसी से प्रश्न पूछा जाता है। 249, 252 और 253, और बाकी अगर जोड़ी मिलाने वाले और भी प्रश्न बनते हैं इससे, तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा। आपको अगर ये 3 आर्टिकल याद रह जाए और तीनों आर्टिकल की उपयोगिता याद रह जाए, अर्थात 249 के तहत राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करे, 252 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति हो, और 253 के तहत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों की बात हो, तो आपको जरूर आगे प्रश्न भी बन जाएंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखते हैं, चौथा प्रश्न है, संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। आइए देखते हैं, अभी हमने पूरा डिस्क्रिप्शन देखा, उससे संबंधित ये नया प्रश्न आ गया, तो इसका ऑप्शन भी देख लेते हैं। अब देखिए, पहली बात है अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु, तो हमने अभी देखा आर्टिकल 253 संबंधित क्या था, 252, 253, हाँ 253 देखा अभी हमने। राज्यों की सहमति से भी हमने देखा कि कानून बनाया जा सकता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन हो तब की स्थिति में भी हमने देखा 356 के अधीन कि 356 के अधीन राज्य सूची के विषय पर कानून कौन बना सकती है? भारतीय संसद। और राष्ट्रीय हित में राज्यसभा जब 2/3 बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित कर दे, ये भी देखा हमने आर्टिकल 249। तो इस तरीके से ये प्रश्न भी आ गया, हो सकता है कि यही प्रश्न या ऐसे ही इसी से संबंधित कुछ फैक्ट वाला प्रश्न, जोड़ी मिलान वाला प्रश्न आपसे भी पूछ लिया जाए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 5वां, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के अंतर्गत कानून बना सकती है? तो अभी इसका हमने अनुच्छेद देखा, अनुच्छेद 253। आइए देखते हैं 6वां, भारतीय संसद राज्य सूची के विषय पर विधायन नहीं कर सकती जब तक भारत का राष्ट्रपति उसे ऐसा करने का निर्देश देता है। तो अभी इससे पहले जब हमने डिस्क्रिप्शन देखा था तो हमने इस विषय पर कोई चर्चा नहीं की थी, यानी ऐसा ये वाला जो सेंटेंस है वो गलत है। राज्यसभा प्रस्ताव पारित करे कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है, तो इसका हमने अभी तुरंत ही देखा था आर्टिकल 249। उसके बाद विधानसभा का अध्यक्ष यह प्रमाणित करे कि ऐसा विधायन आवश्यक है, ये भी शामिल नहीं है, क्योंकि 2 राज्यों
कि सरकार यदि ऐसा अनुरोध करती है संसद से या 2 राज्यों की विधायिका ऐसा अनुरोध करती है तब वो कानून बना सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में तो इस तरीके से राज्यसभा प्रस्ताव पारित करे कि राष्ट्रीय हित में आवश्यक है और राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में, यानी 2 ही स्थितियां यहाँ पे ऐसी हैं जिसके तहत जो है भारतीय संसद कानून बना सकती है राज्य सूची के विषय पे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अंतरराष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भाग में लागू करने वाली संसद कोई भी कानून बना सकती है राज्यों की बिना सहमति के, यानी यहाँ पे भारतीय संविधान में ही स्पष्टता लिख दिया गया है कि अंतरराष्ट्रीय संधियों की कोई बात होगी तो राज्य की कोई बात नहीं सुनी जाएगी, यानी भारतीय संसद उस विषय पर कानून बनाने के लिए राज्य से कोई अनुमति लेने की उसको आवश्यकता नहीं है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विकल्पों के अतिरिक्त विषयों पर कानून कौन बना सकता है, यानी यहाँ पे बात हो रही है 4 सूचियों के बारे में मैंने बताया, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और एक अवशिष्ट सूची। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो इन सूचियों में शामिल नहीं है अर्थात संघ, राज्य और समवर्ती सूची में शामिल नहीं है अर्थात वो अवशिष्ट सूची में जाएगा। तो अवशिष्ट सूची में कानून कौन बनाएगा, वो भी बनाएगी भारतीय संसद। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न क्रियाविधियों में से कौन सी ऐसी धन विधेयक को अंगीकार करा लेगी जो एक बार लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका है किंतु राज्यसभा द्वारा संशोधित, यानी कि ये कोई भी धन विधेयक जब लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका है और राज्यसभा को भेजा गया है तब की स्थिति की बात पूछी गई है कि उसके बाद क्या होगा। पहला, ये राष्ट्रपति को जाएगा, ये तो गलत है। दूसरा, लोकसभा की बैठक में भाग लेने वाले तथा मत देने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत से पारित करना होगा, यह भी गलत है। दोनों सदस्यों के संयुक्त अधिवेशन केवल आपका वित्त विधेयक और साधारण विधेयक के लिए बुलाया जा सकता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। यह पारित समझा जाएगा यदि लोकसभा इसे दोबारा संशोधन को स्वीकार कर ले या अस्वीकार कर ले, यानी राज्यसभा जो भी संशोधन बोलती है लोकसभा को, यदि लोकसभा उसे मानती है या न माने, दोनों स्थिति में वो पारित ही समझा जाएगा, यानी राज्यसभा का यहाँ पे कोई भी अधिकार नहीं है धन विधेयक को लेकर के। और धन विधेयक कौन सा विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। आइए देखते हैं 10वां एवं आखिरी प्रश्न। अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है, यह घटना कहलाती है मर्यादा, पक्ष त्याग, अंतर पर्दन और बैठ जाना। थोड़ी सी बात करें, इसका तो आंसर वैसे बैठ जाना है, एल्डिंग द फ्लोर इसको इंग्लिश में बोला जाता है। लेकिन आइए देखते हैं इसके थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन के बारे में भी, क्योंकि चारों विषय के बारे में, चारों जो पॉइंट है, चारों ऑप्शन है, उसके बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। मर्यादा यानी कि संसद के सदस्य से लोकसभा का या राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो ये उम्मीद करता है कि वो अपनी मर्यादा को बनाए रखें, यहाँ पे डैश होगा, अपनी मर्यादा को बनाए रखें, यानी संसद में जो बैठने का तरीका है, बातचीत करने का तरीका है, वही तरीका अगर वो फॉलो करते हैं, उसका अनुसरण करते हैं, तो ये माना जाएगा कि वो मर्यादित व्यवहार कर रहे हैं। तो इसी को संसदीय भाषा में मर्यादा कहा जाता है। पक्ष त्याग का मतलब ये होता है कि संसद के किसी सदस्य द्वारा जो एक दल से चुन करके आएगा, मान लीजिए कोई व्यक्ति एक दल से चुन करके गया कांग्रेस से, उसके बाद वो अपना दल बदल लेता है, तो ऐसी स्थिति को पक्ष त्याग कहा जाता है, अर्थात कि वो एक दल से चुन करके तो आया था लेकिन वो अब दूसरे दल में शामिल हो गया है। तीसरी बात है अंतर पर्दन, किसी सरकारी अधिकारी से किसी नीति या कार्य के विवरण की मांग हेतु संसदीय प्रक्रिया जो कहलाती है, यानी कोई अधिकारी है उससे क्या रिपोर्ट है, क्या डेवलपमेंट है, इस बारे में अगर संसद कोई जवाब तलब करती है उस अधिकारी से, तो ऐसी स्थिति को हम अंतर्पर्दन करते हैं। और बैठ जाना का मतलब ये है कि भाई अब बहुत हो गया, अब बैठ जा, अब तुम्हारा जो भी बातचीत था वो खत्म हो चुका है, अब किसी और को भी समय दीजिए, उसको भी बोलने दीजिए। तो बैठ जाने का मतलब सिंपल, अब बैठ जा भाई, अब कोई और बोलेगा।
तो इस तरीके से चारों ऑप्शन को देखा हमने। मर्यादा का मतलब मर्यादित व्यवहार करना, जो संसदीय प्रक्रिया के या फिर संसदीय नियमावली के तहत है। पक्ष त्याग का मतलब है कि एक पक्ष को छोड़ करके जिससे जीत करके आया तो दूसरे पक्ष में चला जाना। अंतर्पदन का मतलब ये है कि जब किसी सरकारी अधिकारी से संसद मांग करेगी अब उसके काम के बारे में, उसके रिपोर्ट डेवलपमेंट के बारे में, तो उसको अंतर्पदन कहा जाएगा। और बैठ जाना का मतलब होता है कि अब चुप करो, यानी कोई और बोलेगा अब आपको बोलना नहीं है। ऐसी प्रक्रिया को अध्यक्ष बोलने से रोकता है तो उसको बोला जाता है बैठ जाना, कि भैया बैठ जाइए। आगे चलते हैं। अगर आप सीजीपीएससी के लिए एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रीलिम्स के लिए या फिर जो भी छत्तीसगढ़ स्टेट में जो भी एग्जाम होते हैं उसके लिए, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो क्लासेस पे अभी हमारी काम चल रही है और उस पर हम कोशिश करेंगे कि पहले से बेहतर कंटेंट, जैसा हमने टेस्ट सीरीज में अच्छा एक परफॉर्मेंस देने का कोशिश किया है, तो उससे बेहतर कोशिश हमारी वीडियो क्लास में जरूर होगी। और करंट अफेयर क्विज की बात करें तो वो डेली अपडेट हो रहा है, फ्री में है, बिल्कुल जाइए दीजिए। टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे टेस्ट फ्री भी हैं और कुछ टेस्ट बहुत नॉमिनल फीस में पेड भी हैं, तो आप उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज में कंप्लीट डिस्क्राइब टेस्ट सीरीज होता है, तो उसका आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि डिस्क्रिप्शन का खासा महत्व होता है किसी भी टेस्ट सीरीज में। अगर मैं बात करूं 2018-19 की और 2019-20 की, तो 2018-19 में 32 से अधिक प्रश्न और 2019-20 में 46 से अधिक प्रश्न हमारे टेस्ट सीरीज से पूछे गए थे। और डिस्क्रिप्शन से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे जिसको हमने मिलाया नहीं था। बाकी आप जब भी टेस्ट ज्वाइन करें तो डिस्क्रिप्शन को जरूर पढ़ें, डिस्क्रिप्शन काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और उस पर काफ़ी मेहनत भी हमने की हुई है। अगर आप इस ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और इस कंटेंट के पीडीएफ के लिए भी आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, उसका भी लिंक नीचे दिया गया है, उससे भी जुड़ करके आप इस कंटेंट का पीडीएफ पा सकते हैं या फिर आने वाले बहुत सारे जो अपडेट होते हैं उसको भी पा सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, और अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए और बताइए कि हम इसमें क्या इम्प्रूवमेंट करें ताकि हमारा वीडियो और बेहतर बन सके और आपके लिए उपयोगी साबित हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।